नमस्कार साथियों, इस क्लास में आप देखने वाले हैं फिजिक्स के 20 सवाल और बायोलॉजी के 30 सवालों को। पिछला हमने जो वीडियो लाया था उसमें हमने फिजिक्स के सवालों को देखा था और केमिस्ट्री के सवालों को देखा था। जितने भी सवाल हमने लिए हैं वो एनसीईआरटी बुक से लिया है। ये सामान्य विज्ञान, जिसे हम जनरल साइंस कहते हैं, उसका क्लास है। इसमें हम 50 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इसके पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारे टीचर्स लर्निंग सेंटर के नाम से है, उसका भी लिंक हमने दे दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स के सवालों से। और पहला सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? देखिए, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, उसके दो ही नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो देखिए, परावर्तन का नियम हमने पिछले वीडियो में कहा। अपवर्तन के नियम में क्या होता है? आपतन कोण जो होता है, आपतन। देखिए, अपवर्तन क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक कांच की प्लेट है, ये कांच की पट्टी है और इधर से ये एक किरण आ रही है, तो ये अभिलंब हुआ, ये ऐसा जाना था, लेकिन हल्का सा मुड़ जाता है तो ये इधर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ बाहर आएगा फिर ये इस तरह निकलेगा, तो इसको कहते हैं अपवर्तन। दूसरा होता है, इसमें एक होता है साइन आई, है ना, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू के। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि साइन आई इक्वल टू साइन आर। ये हम दो नियमों को देखें। तो अब देखते हैं दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल है, वही सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अभी हमने आपको क्या बताया? साइन आई बटे साइन आर होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर। तीसरा सवाल है, एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटा होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो देखिए, एक उत्तल लेंस की बात हो रही है जो कुछ इस प्रकार होता है। तो देखिए, ये बीच में मोटा होता है किनारों की अपेक्षा। तो किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। चौथा प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? u बाई वी के, u इंटू वी के, u प्लस वी के या v बाई यू। तो इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा, m बराबर v बाई यू इक्वल टू एच डैश बाय एच। क्या होता है? v बाई यू एच डैश बाय एच। ये लेंस में होता है। और यदि दर्पण की बात करें तो दर्पण में माइनस v बाई यू एच डैश बाय एच। फिर से याद रखिएगा, यहाँ पर v जो है वो आपको बताता है कि कहाँ पर वो जो दूरी है, यानी दूरी लेंस से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। u बताता है कि जो वस्तु है वो कितनी दूरी पर रखा है। एच डैश बताता है प्रतिबिंब का हाइट और h बताता है बिंब का हाइट और m यानी मैग्नीफिकेशन, ये आपके आवर्धन को बताता है, जूमिंग को। सवाल नंबर 5, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। आप समझते हैं हम बढ़िया से। गोलीय दर्पण मान लेते हैं, एक गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। तो इसके क्या कह रहा है? फोकस अंतर यानी f, यहाँ पर f होता है, और वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको कहते हैं r, वक्रता त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, तो हमने कल के वीडियो में कहा था कि जो r होगा वो डबल होगा। r क्या होगा? डबल होगा किसके? f के। r डबल होगा f के, यानी r इक्वल टू 2f। छठा सवाल, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अब देखिए, यदि आप किसी चीज़ को
फोकस पर रखते हैं तो वो कहाँ पर बनता है? सिंपल सी बात है, अनंत पर बनता है। ध्यान से इस चीज़ को आप देखेंगे कि अगर कोई चीज़ अनंत पर रखी हो तो वो कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। अनंत पर रखी हो तो फोकस पर, लेकिन यदि फोकस पर रखी हो तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस, बात हो रही है लेंस की, तो दर्पण का उल्टा होगा। दर्पण में अवतल बड़ा करता है तो लेंस में उत्तल बड़ा करेगा। आपने एक चीज़ जान लिया, बड़ा, तो बड़ा तो यहाँ है ही नहीं। दूसरा बात देखिए, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि लेंस की बात हो रही है, नहीं, उत्तल दर्पण, एक सेकंड लिख देता हूँ, मैं बोलने में उल्टा हो जा रहा है। अवतल दर्पण क्या बनाता है? उल्टा तथा वास्तविक। तो इसी को कौन करेगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस करेगा उल्टा तथा वास्तविक। उल्टा तथा वास्तविक, यानी जो चीज़ उल्टा होगा वो वास्तविक होगा और जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। तो अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा बनाता है, तो लेंस में अवतल का उल्टा उत्तल होता है, तो उत्तल बनाएगा वास्तविक और उल्टा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? दो वक्रीय पृष्ठ, एक वक्रीय पृष्ठ ऐसे और एक वक्रीय पृष्ठ ऐसे, इस वाले को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गोलीय लेंस। अब गोलीय लेंस कितने प्रकार के? तो गोलीय लेंस दो प्रकार के। गोलीय लेंस दो प्रकार के, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। अब इसके बाद और बनाया जाता है कि अगर एक तरफ अवतल है दूसरे तरफ उत्तल है तो इसको कहेंगे अवतला उत्तल, और एक तरफ अवतल है दूसरे तरफ उत्तल है तो उत्तलावतल। तो इस तरह भी होते हैं, लेकिन बेसिकली दो ही होते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, ऐसा गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, यानी दर्पण बाहर की ओर चमकीला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण। 10वां प्रश्न, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो। देखिए ये डबल हो गया है ना, जो बाहर की तरफ, तो क्यों ना इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके बाहर को कर दें अंदर की तरफ वक्रित हो। जो गोलीय दर्पण अंदर की तरफ वक्रित हो, तो जो अंदर की ओर वक्रित रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या कहेंगे? उसको अवतल दर्पण कहेंगे। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? मान लीजिए कि यह एक दर्पण है या यह एक दर्पण है, तो ये जो परावर्तक सतह है, इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर, इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, तो इसके जो केंद्र होंगे, इस केंद्र को क्या कहेंगे? ये जो केंद्र हो रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए इसका केंद्र कहाँ है? यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ है, तो इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। 11वां प्रश्न है, गोलीय लेंस यानी कोई सा भी गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? यानी जो हमने m आपको बताया, m बराबर हमने क्या बताया? V/U H'/H, तो इसका जो मात्रक निकलेगा वो क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो दरअसल इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसे मात्रक विहीन कहते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसी शब्दकोश में पाए जाने, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, उसमें पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर वाली अवतल लेंस। तो पहली बात ये जान लीजिए, जो काम
दर्पण में अवतल करता है, यानी अवतल क्या करता है दर्पण में, बड़ा, तो लेंस में उत्तल करेगा बड़ा। तो दो ऑप्शन आप छांट दीजिए। पहले ऑप्शन को जो अवतल अवतल है इसे आप छांट दें। अब बचा उत्तल, तो 50 सेंटीमीटर वाला लेंगे कि 5 सेंटीमीटर वाला लेंगे। तो याद रखिएगा कि जो डायोप्टर होती है, हमने आपको कल बताया था, जो डायोप्टर होता है P, ये 1/f होता है। यानी 1 को अगर हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट, मीटर एक मीटर होता है, याद रखिएगा। अगर हम मीटर को कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो 100/f आएगा। अब बताइए आप 50 लेंगे तो आपका 2 डायोप्टर हुआ, अगर आप 5 लेंगे तो आपका 20 डायोप्टर हुआ। तो जितना ज़्यादा डायोप्टर उतना ज़्यादा जूम करेगा, वो बड़ा करेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जितनी कम फोकस दूरी होगी उतना ज़्यादा डायोप्टर मिलेगा आपको, और जितना ज़्यादा डायोप्टर आप लेंगे उतनी कम फोकस दूरी होगी। एक दूसरे के उल्टे होते, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। सवाल नंबर 13, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। अगर हम आपको बात करें दर्पण सूत्र की, तो यहाँ पर दर्पण सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u। लेकिन अगर हम लेंस सूत्र की बात करें 1/f = 1/v - 1/u होता है। तो यहाँ बात हो रही है दर्पण सूत्र की, तो दर्पण सूत्र तो हमने आपको बता दिए, 1/f = 1/v + 1/u। 14वां सवाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ लाख मतलब 8 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर है 3 × 101⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो आप सभी को पता है प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। लेकिन यहाँ तो लाख नहीं है, तो यहाँ मीटर तो है। जब आप मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देना होगा, तो ये क्या हो जाए 3⁻10, और जो 8 है उसे अगर आप 1000 से भागा देंगे तो 10⁻3 माइनस हो जाएगा। तो ये कट के कितना हो गया, 3 × 10⁵ 5 लाख है, 5 लाख हो, 5 हुआ तो लाख ही हुआ, किलोमीटर पर सेकेंड। यानी मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए आप किलोमीटर में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 15वां सवाल, दंत विशेषज्ञ मतलब डेंटिस्ट मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो अब आप बताइए, दर्पण में बड़ा कौन करता है, तो अवतल करता है। दर्पण में छोटा कौन करता है, उत्तल करता है। दर्पण में सेम टू सेम कौन करता है, तो समतल करता है। तो आंसर तो आपको मिल गया, उत्तल दर्पण। कुछ इस प्रकार के डेंटिस्ट के पास औजार होते हैं, वो ऐसे रखता है, उसके आगे में छोटे से गोल जैसे बने होते आईना, वो यह है अवतल दर्पण। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का जो वस्तु है वो प्रतिबिंब बनता है। तो ये कहाँ पर बनता है, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर। ये कहाँ पर बनता है, रेटिना पर, और इसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं। सवाल नंबर 17, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो तारे की टिमटिमाने की व्याख्या जो है वो अपवर्तन के सिद्धांत पर है। अपवर्तन का मतलब हमने आपको बताया था कि मीडियम जब चेंज होता है तो ये अपने मार्ग को भी बदलते हैं। प्रकीर्णन का सिद्धांत क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। प्रकीर्णन का सिद्धांत क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो ब्लू कलर होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होते हैं, और जो रेड कलर होते हैं वो सबसे कम स्कैटर होते हैं। अगला है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत। तो वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि किसी सूर्य की प्रकाश को, जो सफ़ेद रंग की होती है, उसे आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। बैजानी आपी नाला,
है ना, बैनिया पिनाला और भिवजियोर जिसको हम बोलते हैं उसमें टूट जाती है। तो आपने बाकी ऑप्शन को समझा। इसका सही आंसर है अपवर्तन का सिद्धांत। सवाल नंबर 18, मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाए। देखिए, फोकस दूरी अधिक हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो देखिए, अधिक हो गया तो दूर हो गया, तो इसे हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। ऐसे में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है, किंतु नज़दीक की वस्तुओं को वो साफ साफ नहीं देख सकता है। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी नज़दीक हो जाती है। अब आप समझिए इसको क्या बोल रही है। मान लीजिए आँख है, तो फोकस यहाँ पर हो जा रहा है, इस जगह रेटिना से पहले, तो ये निकट दृष्टि दोष है। और इस वाली स्थिति में फोकस यहाँ हो जा रहा है, ये दूर दृष्टि दोष है। तो दो दोष आपने समझा। इसमें नज़दीक की चीज़ों को साफ साफ देखेगा, इसमें दूर की चीज़ों को साफ साफ। जो बीमारी होगी उसी को देख पाएंगे, दूसरे को नहीं देख पाएंगे। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। जरा मीन्स होता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में व्यक्ति को दोनों की समस्या होती है, वो ना तो नज़दीक की देख पाता है, ना ही वो दूर की देख पाता है। तो इस तरह के लिए उसे द्विफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा एक चश्मे में ऊपर का लेंस कुछ और होता है, जबकि नीचे का लेंस कुछ और होता है। इसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष का लेंस, बाइफोकल लेंस। और निकट दृष्टि दोष के लिए अब हम लेंस क्या लेंगे? तो अब देखिए आप, निकट दृष्टि दोष है तो वो कौन सा लेंस लेगा, इस पर चर्चा करते हैं थोड़ा। दृष्टि दोष है, क्या कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। तो नी क टो, और इसको बोलते हैं दूर, है ना। अब आप याद रखिएगा, इसमें कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं, तो 3 का 4। और इसमें कितने अक्षर है? 2, तो 2 का 3। अब ये क्या है? 3 आपने ये समझा, 4 है अ व तो ल, तो 3 का 4 हुआ। इसका है उ तो ल, उत्तल। बस सिंपल सी बात है, इस तरह आप याद रख पाएंगे। 19वां सवाल, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए ये मनुष्य का आँख है, तो यहाँ पर रेटिना में प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा? तो देखते हैं, यहाँ पर लेंस है कि नहीं। मान लो ये लेंस है और कोई वस्तु यहाँ पर ए बी रखी हुई है कुछ इस प्रकार। तो इसकी किरणें यहाँ पर जाएंगी और जाने के बाद यहाँ पर वो टकराएंगी, और टकराने के बाद कुछ इस प्रकार निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा बी ए। क्या हो जाएगा? बी ए। लेकिन जो जितना बड़ा था, क्या उतना बड़ा आँख में बनेगा? आँख तो आपकी छोटी है, तो नहीं, छोटा बनेगा। तो हमने क्या सीखा? छोटा। छोटा बना और क्या बना? उल्टा। छोटा और उल्टा, खोजिए ऑप्शन, आपको मिलेंगे छोटा और उल्टा, और कहीं पर है क्या? नहीं। और मनुष्य की आँख पर बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब होता है, इसीलिए तो हम बहुत दिनों तक किसी चीज़ को याद रख पाते हैं। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अब है आपका, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में क्या होता है? यानी जो नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता है। तो मैंने क्या कहा था, जो देख पाएंगे वही आपकी बीमारी होती है। तो आप निकट की नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप दूर की देख पा रहे हैं, तो दूरदृष्टि दोष हो गया आपको। निकट की नहीं, चलिए मैंने चर्चा कर लिया, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। एक पॉइंट यहाँ बच गया, वर्ण अंधता। वर्ण अंधता का मतलब ऐसे लोगों को किसी विशेष रंग को पहचानने में समस्या आती है, चाहे वो ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इंग्लिश में आपको सबको बता देता हूँ। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अब हमने फिजिक्स के देख लिए 20 प्रश्न, अब आप देखेंगे बायोलॉजी के 30 प्रश्न, और सारे अच्छे वाले। जल्दी से लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, ना शेयर करते हैं क्लास को, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। भाई आपका क्या जाता है?
जाता तो मेरा है, मेरा डाटा कटता है, मेरा समय जाता है, आपके लिए तो भला ही करता हूँ ना मैं। तो एक लाइक क्यों नहीं कर देते हो यार, कर दो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किए हो तो। दोस्तों में शेयर करो, उन्हें कहो कि पसंद आए तो देखना, ना पसंद आए तो छोड़ देना, पहले देख तो लो, पसंद जरूर आएगा। अब बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है बायोलॉजी में, वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पौधों में के किस भाग में होती है? तना, जड़, पत्ता, फूल। तो वाष्प उत्सर्जन को रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि पत्ते में होता है। जड़ तो अवशोषण का काम करता है और मिट्टी को जकड़े रखने का कार्य करता है। तना पौधे को सीधा रखने का कार्य करता है। फूल तो एक जनन अंग है, जिसके जो निषेचित होकर फल का निर्माण करता है। दूसरा प्रश्न, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? यानी मनुष्य के रक्त में यूरिया कितना मिलीग्राम होता है? 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम? तो हमारे रक्त में यूरिया 20 मिलीग्राम होता है। तीसरा प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी कितनी परसेंट एनर्जी हीट के रूप में निकलती है? 20%, 40%, 60% या 80%? तो इसका जवाब है 20%। सवाल नंबर 4, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क मतलब किडनी, किडनी को और क्या कहते हैं? गुर्दे। याद रखिए, वृक्क कहते हैं, किडनी कहते हैं और गुर्दे कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दे। ये तीनों एक ही चीज़ है जो मूत्र का फिल्ट्रेशन करता है। हमारे रक्त से जो यूरिया होता है वो मूत्र निकाल लेता है, ये क्या कहते हैं, वृक्क निकाल लेता है और एक थैली में जमा करता है, जिसको मूत्राशय कहते हैं। अगर ये काम ना करे तो किडनी अगर कमज़ोर हो जाए या ना काम करे तो रक्त में अशुद्धियाँ बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये किस चीज़ का काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है। सवाल नंबर 5, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती। कहने का मतलब, वायवीय भाग का अर्थ होता है जो भाग हवा में है। यानी पौधे के ऊपरी भाग को, मान लीजिए कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, तो इसके ऊपरी भाग को सूट कहते हैं, नीचे वाले भाग को रूट कहते हैं, है ना। चलिए, तो ऊपरी भाग में कौन कौन आते हैं? तो ऊपरी भाग में आते हैं तना, पत्ते, फूल, टहनी, है ना, ये सभी आती हैं, फल आता है, तो ये सभी आते हैं। तो कह रहा है कि जो यहाँ से निष्कर्ष होगा कौन सा? जल का। तो जल का निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाएगी? परागन को पहले समझते हैं। परागन का मतलब होता है कि पराग के कण, मान लीजिए एक गुड़हल का फूल है और इसमें जो पराग के कण छोटे छोटे दाने 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 होते हैं, वो पराग के कण यहाँ से उठ के किसी मादा में चले जाएं, ये नर भाग होता है, मादा में चला जाना परागन कहलाता है। ये तितलियों के द्वारा होता है, उसके पैरों से चिपक गए, ये हवा के द्वारा होता है, ये जल के द्वारा होता है, ये मनुष्य के द्वारा होता है, ये जानवरों के द्वारा होता है। तो ये पहुँच गया और यदि दोनों मिल गए तो मिलने के बाद उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। अब है विसरण, कि मान लीजिए पानी निकला या गैस निकला, तो गैस धीरे 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 चारों तरफ फैलते 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 सब जगह पहुंचता है, जैसे कि सुगंध, तो इसको कहते हैं विसरण। और वातस्पर्जन, यानी एक पत्ती है तो पत्ती के पीछे साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको स्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, उससे निकलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ क्या कह रहा है? जल निष्कर्ष की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कह रही है आपको। छठा प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो क्या कहलाता है? तो देख लीजिए, उत्सर्जन से कोई ऊर्जा नहीं निकलती है, उत्तेजनशीलता से एनर्जी लॉस होता है,
पोषण से ऊर्जा नहीं निकलती, शरीर का विकास होता है। श्वसन से ऊर्जा निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन आता है और वो ऑक्सीजन जाता है हमारी कोशिकाओं तक, और कोशिकाओं का वह भोजन है। इसलिए ऊर्जा जो निकलती है, याद रखिएगा, एटीपी के रूप में निकलती है। ये भी पूछा गया सवाल है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किस रूप में निकलती है? एटीपी के रूप में निकलती है। सवाल नंबर 7, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? देखिए भाई, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इनके 4 घटक होते हैं। पहला होता है जल, दूसरा होता है वायु, वायु यानी ऑक्सीजन, और इसके बाद होता है प्रकाश, और चौथा होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। तो ये 4 घटक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। वाष्पोत्सर्जन आपने समझा भी थोड़े पहले। श्वसन यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, और इनके बीच में होने वाली सारी प्रक्रियाएं। चलन यानी चलना। ठीक है, अब चलन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक पतली छड़ को मोमबत्ती में गर्म कर रहे हैं। मोमबत्ती में क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो ये चलते 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 आपके हाथों तक गर्मी महसूस होगी। इसको चलन भी कहते हैं और चालन भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज़्यादा जरूरी श्वसन है। अगर सांस ही नहीं लेंगे तो आप सजीव किस बात के? 8वां प्रश्न, मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ पर? इसका सिंपल सी सवाल है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। लाल रक्त कण में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और वर्णी लवक जिसको कलर एजेंट कह सकते हैं, श्वेत रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वैष्म, 2 वैष्म, 4 वैष्म, 5 वैष्म। सबसे पहले वैष्म को समझिए। वैष्म में होता है भाल्व। तो मानव हृदय में कितने पाए जाते हैं? 4 भाल्व पाए जाते हैं। मान लीजिए मानव का हृदय है और इसको आपने बांट दिया, तो ये वाला जो है दायां है, उसके हमारा नहीं, दायां राइट, ये दायां आलिंद है और ये बायां आलिंद है। ये दायां निलय, ये बायां निलय है। 4 कोष्ठक हो गए। 10वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण से क्या बनती है? भोजन, पौधों का भोजन। और भोजन किस रूप में होता है? तो वो ग्लूकोज के रूप में होता है। 11वां प्रश्न, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? देखिए, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली है। याद रखिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। पारगम्य का मतलब होता है पूरी पार कर देना। अपारगम्य का मतलब पार ही नहीं होने देना। अर्ध का पारगम्य का मतलब जिसको पार होने देना उसको दो, बाद बाकी को रख लो। जैसे कि चलनी, आटा चालने की चलनी, क्या वो सब चीज़ पार होने देती? नहीं। उसको जितनी ज़रूरत है, महीन आटे की हमें ज़रूरत है तो रख लेते हैं, और जो मोटे अनाज के भूसे होते हैं वो चला जाते हैं। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली का उदाहरण हुआ। 12वां प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना होता है। प्रकाश संश्लेषण अपने समझा। उत्सर्जन मतलब किसी कचरे को शरीर से बाहर निकालना। और किण्वन का मतलब होता है ये जो उसमें पाए जाते हैं, जिस कैसीन होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कैसीन, और कैसीन के कारण ही दही जमता है। और ऊंट के दूध में कैसीन नहीं पाया जाता है, इसलिए ऊंट के दूध का दही नहीं जमता। आपसे ये पूछा जा सकता है किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? 13वां प्रश्न है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो देखिए, एनर्जी चाहिए। जिंदा रहने के लिए या कार्य ढंग से करने के लिए हमें क्या चाहिए? बिल्कुल एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, निरंतर चाहिए। शरीर की वृद्धि, हाँ, ये भी चाहिए। टूटे फूटे अंगों की मरम्मत भी होनी चाहिए। यानी सभी चीज़ें हमें चाहिए। तो इसका सही जवाब है इनमें से सभी। सवाल नंबर 14, मानव में डायलिसिस की थैली है। डायलिसिस का काम क्या है? फिल्ट्रेशन, मूत्र का फिल्टर करना, मूत्र का
फिल्टर करना, उसमें से जो यूरिया है वो बाहर निकालना रक्त से। तो रक्त का विशुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। और किडनी के अंदर क्या पाए जाते हैं? जालीनुमा संरचना, फिल्टर नुमा संरचना पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, और हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। क्या कहते हैं? वृक्काणु। न्यूरॉन हमारी तंत्रिका की कोशिका है, जो सबसे लंबी कोशिका भी है मानव शरीर की। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा गृह है कोशिका का, रसोई घर भी कहते हैं इसे। तो इसका सही जवाब है नेफ्रॉन। 15वां प्रश्न, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मछलियाँ किससे सांस लेती है? पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ, फिर चर्चा करेंगे। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स से। किससे सांस लेती है? गिल्स से। अब आप समझिए ट्रैकिया क्या होते हैं। ट्रैकिया होते हैं, मान लीजिए कोई कीड़ा है, उस कीड़े का ये शरीर है, तो उसके शरीर में छोटे छोटे पंखों के नीचे ये पूरे पीठ में छेद होते हैं, जिसको ट्रेकिया कहते हैं, और हिंदी में से कहते हैं वातक। क्या कहते हैं? वातक। फेफड़ा, तो फेफड़ा की आकृति कुछ इस प्रकार होती है, आप इसको जान लें, क्योंकि कहेगा फेफड़े की आकृति या संख्या पूछ देगा। तो ये श्वसन नलिका है, सांस नलिका। इसमें होते हैं 2 फेफड़े, यानी एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, ठीक है। और गिल्स, गिल्स आपने मछलियों के सिर देखे होंगे। अगर ये मछली का सिर है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे फूल जैसी आकृति होती है, जिसे हम गिल्स कहते हैं। अब नाक, नाक तो सभी जानते हैं, आप अपना नाक दिन रात देखते हैं, वो नाक ही होता है। 16, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्प उत्सर्जन या परिवहन? तो इसका सही जवाब है विसरण। अब आप समझ लेते हैं परासरण। परासरण और विसरण, वाष्पोत्सर्जन और परिवहन। परिवहन का मतलब होता है ढो करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जैसे कि रक्त परिवहन करता है, रक्त करता है परिवहन। वाष्प उत्सर्जन हमने पहले ही बता चुका है। विसरण यानी ये चारों तरफ थोड़ा 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 हवा के माध्यम से फैलेगा। पर विसरण और परासरण में एक ही अंतर है, इसके लिए हवा मीडियम चाहिए और इसके लिए ठोस मीडियम चाहिए। अगर आपने एक स्याही की बूंद को, एक बूंद स्याही को कागज़ पर फैला दो, तो धीरे धीरे फैल जाएगा, यानी उसे हम कहेंगे परासरण। लेकिन विसरण के लिए हवा से ही फैल जाएगा वो, जैसे अगरबत्ती की सुगंध। 17, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल का रंग किस प्रकार का होता है? हरा, और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 18वां प्रश्न, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो आपने देखा पोषण की विधियों को, और नहीं देखा है तो देख लीजिए। स्वपोषी, जिसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। मृतोपजीवी, जिसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, वो मरे सड़े गले चीज़ों को खाते हैं। और समभोजी, ये समभोजी क्या होता है मुझे अभी याद नहीं, मैं कुछ भी अंटकान झूठ मूठ का नहीं बता दूंगा। तो चलिए मृतोपजीवी को थोड़ा सा समझते हैं। इसका सही आंसर है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वैसे पौधे होते हैं जो सड़े गले मरे चीज़ों को खा करके पनपते हैं। अब देखिए पुआल सड़ेगा, अगर भूसी सड़ेगी, तभी तो उस पर मशरूम उगेंगे, तभी तो उसमें कवक उगेंगे। 19वां प्रश्न, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचालित? रेजिन, अब समझिए बात, जो गोंद का जो पौधा होता है, उस पौधे की ये जो तना है उसको छील करके, आपने देखा होगा ताड़ी कैसे निकाला जाता है, उसी प्रकार से रबड़ को निकाला जाता है, फिर उसमें गंधक मिला करके उसको मजबूती दी जाती है। ये जमा कहाँ होता है? फ्लोएम में नहीं। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। कॉर्टेक्स क्या होता है? किसी भी कोशिका की बाहरी परत, खास करके दिमाग की बात की जाती है, किसी भी कोशिका की बाहरी परत को कॉर्टेक्स कहते हैं। छाल तो आप जानते हैं पौधों के बाहरी कवच को। और पुराने जाइलम में, जाइलम जल का परिवहन करता है, जब वो पुराना हो जाता है, उसका जल का परिवहन वो नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर रेजिन और गोंद जमा होने लगते हैं। 20वां प्रश्न, 19 का आंसर हुआ। 20वां प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। देखिए हमने कल आपको कहा था, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे कहेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। 21वां प्रश्न,
रक्त क्या है? कोशिका, उत्तक, पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। ध्यान देने वाली बात है, जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनते हैं और पदार्थ तो जीवों में नहीं होते हैं, वो मृत चीज़ों में यानी निर्जीव में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तक की। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी उत्तक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी तंत्र है? उत्सर्जी अंग है। देखिए, उत्सर्जन का मतलब शरीर से कचरों को बाहर निकालना, तो ये कौन करता है? वृक्क। मूत्र को रक्त से छानता है, उसमें जो ब्लड में यूरिया है उसको अलग करता है। अग्नाशय एक ग्रंथि होती है जहाँ से अग्नाशयी रस निकलता है। फिर है, और इसी को कहते हैं पेंक्रियाज। याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? पेंक्रियाज, जो एक तितली जैसी आकृति होती, तितली जैसी आकृति नहीं, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। अगर किसी का अग्नाशय कमज़ोर हो जाए तो वो क्या होगा? उसे शुगर बीमारी होगी, क्योंकि यहीं से निकलता है इंसुलिन नामक हार्मोन। आँख तो ग्राही अंग है, उसके अंदर कुछ जा सकता, बाहर कुछ नहीं निकलता है। अब आंसू निकल जाता है वो अलग वाली बात है। 23वां प्रश्न, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। तो इसका सही जवाब है पत्तियों में, क्योंकि पत्तियां ही भोजन का निर्माण करती, कई तरह चीज़ों से हमारी पौधे की रक्षा करती है। फूलों में नहीं, इसलिए तो फूल मुरझा जाते हैं, फल भी मुरझा जाते हैं, फल को कीड़े खा जाते हैं, जड़ में खा जाते हैं। पत्तियों में आप कहेंगे पत्ती में भी कीड़े खा जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, पत्ती फिर पुनर्निर्माण हो जाते हैं और सबकी रक्षा करते हैं भोजन बना करके। 24वां प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? आपको बता दूं मैं, श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। इसका सही जवाब है अवायवीय। थोड़ा चर्चा सुन लीजिए। वायवीय श्वसन हवा की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन हवा की अनुपस्थिति में होता है। अब उदाहरण से समझिए, हमने सांस लिया तो हवा की उपस्थिति हुई, श्वसन हो गया, वायवीय श्वसन। लेकिन जब आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई एक जीव मर गया, जीव मरने के बाद फूल जाता है उसका शरीर, क्या होता है? फूल जाता शरीर, उसके अंदर उपस्थित जो बैक्टीरिया है उसके शरीर को खोखला बनाने लगते हैं, लेकिन वह हवा तो नहीं है, तो ये क्या हो गया? अवायवीय श्वसन हुआ। 25वां प्रश्न, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास लेने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। तो दोनों मिला के बनता है स्वच्छो उच्छ्वास। 26वां प्रश्न, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो इसकी कमी से होता है एनीमिया। अब देखिए, टीबी क्या होता है? टीबी होता है एक क्षय रोग जो हड्डियों को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। फेफड़ों में भी हो सकता है, रक्त में भी हो सकता है, ये कहीं पर भी, मतलब अधिकतर देखा गया है फेफड़ों का टीबी होता है। अब आप कैंसर अलग चीज़ है, ठीक है, टीबी अलग चीज़ है, ये हड्डी को भी कमज़ोर कर सकता है। तो ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, याद रखिएगा। टीबी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा, माइकोबैसिलस करके होता है, ठीक है, माइकोबैसिलस ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से टीबी बीमारी होती है। दूसरा है मधुमेह, जब आपका पैंक्रियाज कमज़ोर हो जाएगा तो इंसुलिन कम बनने लगेगा, और जब इंसुलिन कम बनेगा तो इंसुलिन आपके रक्त में नहीं मिल पाएगा, तो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी और इस समस्या को शुगर कहेंगे, मधुमेह कहेंगे। एनीमिया यानी खून में हीमोग्लोबिन की कमी। देखिए, शरीर में खून कम नहीं होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसे हम कहते हैं एनीमिया। उच्च रक्तचाप यानी जब आपका बीपी बढ़ जाता है या किसी व्यक्ति का बीपी बढ़ जाता है। नॉर्मल बीपी कितने हैं? तो 120/80 है, और यदि ये बढ़ जाए तो इसे कहेंगे हाई बीपी। उच्च रक्तचाप। 27वां प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? जौ से जाइलम, जौ से जल, जल का वहन करना, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो देखिए, ये इसका सही आंसर है जल का वहन। जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम भोजन का वहन करता है, एमिनो अम्ल
ये जीवों को निर्माण की एक सबसे छोटी इकाई थी। सबसे पहले एमिनो एसिड से ही जीवों का निर्माण हुआ था। ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो रक्त करता है। 28वां प्रश्न, कूटपाद किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में, युगलिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं? तो कूटपाद पाया जाता है अमीबा में। पैरामीशियम जब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की लगेगा, चप्पल जैसी आकृति, ऐसे 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 निकली रहती है, इसको पैरामीशियम कहते हैं। इसके बाद युगलिना भी होता है एक, और अमीबा की हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो अमीबा क्या होता है? एक ऐसी, जैसे अमीबा कोई निश्चित आकृति नहीं होती, इसने देखा एक भोजन तो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे पैर निकाल लेगा, है ना, और फिर इसको ढक करके खा लेगा। तो ये जो पैर निकला इसी को कहते हैं कूटपाद। 29वां प्रश्न, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रकाश संश्लेषण से। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होंगे तो पौधे मर जाएंगे, पौधे मर गए शाकाहारी मरेगा, शाकाहारी से मांसाहारी, मांसाहारी से सर्वाहारी, यानी सारे समाप्त हो जाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत जरूरी है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, और यही अंत नहीं होता है, ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तना, पत्तियों, जड़ों या इनमें से कोई नहीं? तो स्टोमाटा पर हमने आपको बात की थी। आप एक पीपल का पत्ता लें या कटहल का पत्ता लें, उसको पलटें, आप उसमें देखेंगे छोटे 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 दाने नजर आएंगे, वही है स्टोमाटा, यानी छिद्र होता है। ये सिर्फ जल का उत्सर्जन ना करके ये गैसों का आदान प्रदान भी करता है। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो जल्दी से करो यार लाइक। अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक करो। और जिसने सब्सक्राइब कर लिया मेरे कहने पर, उसे बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार के कमेंट हो तो जानकारी चाहिए या कुछ रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। इसी तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए